मैं अरावली हूँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला। आज से 3 अरब साल पहले अगर कोई स्पेस से मुझे देखता तो धरती की सतह पर सबसे साफ दिखने वाली चीजों में से एक मैं थी। मुझे बनने में करीब 2 अरब साल लगे। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, इसी से मैंने आकार लिया। लाखों करोड़ों सालों तक मैंने बहुत कुछ सहा। कभी लावा बहता रहा, कभी समुद्र की गहराइयों का हिस्सा बन गई, कभी हवा और बारिश के थपेड़े सही, फिर भी टिकी रही ताकि थार के रेगिस्तान दिल्ली को ना छू सके। मेरी हर चोटी पर इंसानों ने मंदिर बना रखे हैं, हीरों की दरगाह भी है। पर गुजरते वक्त के साथ अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं इस जंग से उठी गर्द में विलुप्त होती दिख रही हूँ। अरावली रेंज इन दिनों चर्चा में है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर रील्स की शक्ल में क्रांति लिखी जा रही है। सेव अरावली, अरावली को बचाना है जैसे कैंपेन एक्टिव हैं। अखबारों में लंबे लंबे लेख छप रहे हैं। पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि सरकार पर्यावरण से कोई समझौता कर ही नहीं सकती। क्या है ये पूरा माजरा? विवाद क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या अरावली खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा? विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये सब जानने से पहले अरावली रेंज है कहाँ, इसकी लोकेशन देखिए। अरावली रेंज 692 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: जरगा रेंज, हर्षनाद रेंज, दिल्ली रेंज। ये भारत के 4 राज्यों को कवर करती है: गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। इसका लगभग 80% भाग राजस्थान में है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते इसकी ऊंचाई कम होते होते मैदान में बदल जाती है। दिल्ली में अरावली को करीब से देखना है तो JNU घूमा जा सकता है। ये यूनिवर्सिटी अरावली पहाड़ियों में ही बसी है। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी इसी अरावली पर्वतमाला के अलग अलग पहाड़ियों के ऊपर बना है। तो ये हुई लोकेशन की बात। अब अरावली के बारे में कुछ जनरल फैक्ट्स जान लेते हैं। अरावली पहाड़ियों की एवरेज हाइट है 400 से 600 मीटर के बीच। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में है गुरु शिखर चोटी, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर बताई जाती है। राजस्थान के कई मशहूर किले जैसे जोधपुर का मेहरानगढ़, अजमेर का तारागढ़ इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर बना है। एक अमेजिंग फैक्ट भी बताते हैं आपको। आज जोधपुर का मेहरानगढ़ किला जहां खड़ा है वो जगह मिलानी ज्वालामुखी के फटने से बनी थी। इसी चट्टान के ऊपर किला है। आज जो आप ये अरावली देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। ये सबसे पुरानी पहाड़ी है भारत की, हिमालय से भी पुरानी। कभी ये हिमालय की तरह विशाल हुआ करती थी। आप ऐसे समझिए कि हिमालय पोता है तो अरावली उसका दादा। कैसे? क्योंकि जब कुछ नहीं था तो अरावली था। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये वो दौर था जब भारत उपमहाद्वीप जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराए तो पहाड़ बना और ऐसे ही अरावली ने आकार लिया। अरावली के बनने के लगभग 1.8 अरब साल बाद सेंट्रल और यूरेशियन प्लेट्स टकराए तो हिमालय बना। जिस तरह हिमालय हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली सर्द साइबेरियन हवाओं से बचाता है, ये जो साइबेरियन हवाएं हैं ये रशिया की तरफ से आती हैं, हिमालय बीच में दीवार की तरह काम करता है और हमारी रक्षा करता है, उसी तरह अरावली भी बरसों से हमारी सेफ्टी में लगी है। कैसे? मैप में आपने अरावली की लोकेशन पर गौर किया? अरावली रेंज नॉर्थ में हिमालय और साउथ में नीलगिरी के बीच सैंडविच जैसी है। इसके पश्चिम में राजस्थान है और पूर्व में है दिल्ली। बीच में दीवार जैसी खड़ी है अरावली। अगर अरावली ना हो तो थार की गर्म हवा दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। ये कह लीजिए कि अरावली थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली ना रहे तो रेगिस्तान दिल्ली NCR तक पहुंच जाए। पर शुक्र मनाइए अरावली का। अरावली में बहुत से जंगल हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए ये लाइफलाइन सरीखा है। कई ऐसी प्रजातियां जो वैसे तो नहीं दिखती या लुप्त होने की कगार पर हैं, वो आपको यहाँ मिल जाएंगी।
दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जगहों पर मिट्टी बहुत सख्त है, इसलिए बारिश का पानी रिसता नहीं, बह जाता है। लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ क्वार्टजाइट और दूसरे चट्टानों से बनी हैं जिनमें दरारें हैं। बारिश का पानी यहाँ आसानी से रिस कर नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है। दिल्ली वालों के घर की बोरिंग या ट्यूबवेल का पानी ज़्यादातर यहीं से रिचार्ज होकर आता है। CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने भी इसे क्रिटिकल रिचार्ज जोन घोषित किया है, क्योंकि अगर अरावली में खनन या निर्माण से दरारें बंद हो गई तो ग्राउंड वाटर खत्म। जानकार बताते हैं कि अरावली का एक अंडरग्राउंड यानी छिपा हुआ हिस्सा दिल्ली से हरिद्वार तक फैला हुआ है। ये हिस्सा गंगा और सिंधु नदी के पानी के बहाव के बीच एक नेचुरल दीवार की तरह काम करता है। माने इससे बारिश का पानी दो अलग अलग दिशाओं में बहता है। पश्चिम की तरफ का पानी सिंधु नदी की तरफ जाता है जो पाकिस्तान से अरब सागर में मिलती है, और पूर्व की तरफ का पानी गंगा नदी की तरफ जाता है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब उत्तर पश्चिम भारत के मौसम पर भी अरावली रेंज का असर देखने को मिलता है। आप इसे ऐसे समझिए कि वेट क्लाउड्स अरब सागर से आती हैं और राजस्थान के ऊपर से गुजरती हैं, और अब तक ये कमज़ोर हो चुकी होती हैं, लेकिन अरावली इन कमज़ोर हो चुकी नम हवाओं को पूर्व की ओर धकेलती है, और इससे ये बादल शिमला, नैनीताल और हिमाचल की निचली पहाड़ियों यानी सब हिमालयन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो बारिश होती है। अगर अरावली ना होती तो ये नम हवाएं बिखर जाती या कम प्रभावी होती और उत्तर भारत में कम बारिश होती। थैंक्स टू अरावली। अरावली चंबल, साबरमती और रन ऑफ कच्छ की तरफ बहने वाली लूनी नदी का सोर्स भी है। अरावली पहाड़ियों में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और टंगस्टन मिलते हैं। ये माइनिंग का फेवरेट स्पॉट भी है, आज से नहीं बल्कि कई बरसों से। इंडियन एक्सप्रेस में MD सिन्हा और चेतन अग्रवाल अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि 1991 में हरियाणा के फरीदाबाद में खनन अपने चरम सीमा पर था। रियल एस्टेट कंपनियां तो इन पहाड़ियों पर घर बनाने के विज्ञापन तक छापने लगी थी। इससे दिल्ली की एयर क्वालिटी तो खराब हुई ही और ग्राउंड वाटर पर भी असर पड़ा। और सबसे ज़रूरी बात, अरावली की ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, विथ नो चार्जेस। लेकिन सॉरी अरावली, अब तुम पहाड़ी में काउंट नहीं की जाओगी क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरावली की एक डेफिनेशन तय की है। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। इससे छोटी पहाड़ी या ढलान अरावली नहीं कहलाएगी। 100 मीटर से ऊंची 2 या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर होगी तभी अरावली रेंज कहलाएंगी, यानी अरावली पर्वतमाला कहलाएंगी। ये कुछ ऐसा ही है कि हाइट कम है तो तुम्हें सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस तरह अरावली का करीब 90% हिस्सा संरक्षण के बाहर आ जाएगा, क्योंकि कम हाइट वाले जो पहाड़ हैं अरावली में नहीं काउंट होंगे तो संरक्षण से भी बाहर ही होंगे। तो सिस्टम से निकाले जाने के बाद इन पहाड़ियों का होगा क्या, इस जगह का क्या होगा, इसी को लेकर पूरा बवाल मचा है। इंडियन एक्सप्रेस ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के असेसमेंट पर एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया है कि राजस्थान में, केवल राजस्थान में 1,07,494 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 20 मीटर तक हैं। फिर 12,081 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 20 मीटर से ऊंची हैं। फिर 5,009 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 40 मीटर से ऊंची हैं। 2,656 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 60 मीटर से ऊंची हैं। फिर 1,594 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 80 मीटर से ऊंची हैं, और केवल 1,048 ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं। यानी केवल 1,048 पहाड़ियां ऐसी हैं जो कोर्ट की डेफिनेशन पर खरी उतरती हैं। तो सवाल ये है कि बाकी की पहाड़ियों का क्या होगा? यानी बड़ी संख्या में ऐसी पहाड़ियां हैं जो डेफिनेशन के बाहर हैं, और FSI का ये डेटा केवल राजस्थान का है। बाकी 3 राज्य और भी हैं। अरावली भारत के 4 राज्यों को कवर करती है। दिल्ली NCR रीजनल प्लान 2041 अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों का विकास प्लान है। इसमें तय होता है कि आने वाले बरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या क्या काम किए जाएंगे। अब जब अरावली पर ऐसा फैसला आया है तो ये प्राकृतिक संरक्षण के लिए बहुत मायने रखता है ये दिल्ली NCR प्लान। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में 12 से ज़्यादा दरारें बन गई हैं। ये दरारें राजस्थान में अजमेर से झुंझुनू तक और हरियाणा के दक्षिणी ज़िले महेंद्रगढ़ तक फैली हुई हैं। इन दरारों से थार रेगिस्तान की
धूल और रेत सीधे दिल्ली एनसीआर में बहकर आ रही है। प्रदूषण की समस्या और बढ़ गई है। पीपल फॉर अरावलीज नाम के समूह ने मई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसका नाम है द स्टेट ऑफ द हरियाणा अरावलीज। इसमें बताया गया है कि हरियाणा के 7 जिलों में अरावली की पहाड़ियां फैली हैं। वो गुरुग्राम है, नूंह, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और भिवानी। इनमें से चरखी दादरी और भिवानी जिलों में माइनिंग की वजह से अरावली खत्म हो चुकी है। सिर्फ छोटे छोटे टीले बचे हैं। गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद में भी खूब माइनिंग हुई। फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया। अवैध माइनिंग तो होती रहती है। महेंद्रगढ़ में तो ग्राउंड वाटर का लेवल 1500 से 2000 फीट तक नीचे तक जा चुका है। हरियाणा का केवल 3.6% हिस्सा जंगल है। देश के सभी राज्यों में से सबसे कम जंगल हरियाणा में है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो खुद राजस्थान के अजमेर से आते हैं, ये अरावली की गोद में ही बसा शहर है। एक टीवी कॉन्क्लेव में जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अरावली को बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ही है। वहाँ केवल जंगल नहीं है, किले हैं, तालाब है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, मंदिर और क्रिटिकल मिनरल भी हैं जो देश की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा माइनिंग उदयपुर और राजसमंद में होती है। आप लोगों के घरों में वहीं का पत्थर लगता है। उदयपुर में 99.89% एरिया में माइनिंग कर ही नहीं सकते। साबरकांठा में 79.4% और महेंद्रगढ़ में 75% एरिया में माइनिंग नहीं अलाउड है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, जवाई बांध रिजर्व, कुंभलगढ़ रिजर्व, प्रतापगढ़ में सीता माता सेंचुरी, जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिरोही में माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टोंक में बीसलपुर रिजर्व, उदयपुर में फुलवारी की नाल और दिल्ली हरियाणा सीमा पर असोला भाटी रिजर्व जैसे तमाम फॉरेस्ट रिजर्व की गिनती करते हुए पर्यावरण मंत्री कहते हैं, सरकार वन जीवों और पेड़ पौधों को संरक्षित कर रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली में तो माइनिंग अलाउड ही नहीं है, इल्लीगल तो 1% भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए किया गया है। तो एक तो माइनिंग में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि आप अगर जंगल को सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं कि आप कहेंगे मैं पेड़ काटूंगा, फिर मैं उस एरिया को बचाऊंगा और 10 20 50 100 साल में वो जंगल फिर से उग जाएगा। पर जो माइनिंग में जो पत्थर निकाला जाता है वो लाखों करोड़ों साल के बाद बनता है। तो आपने अगर उसको निकाल दिया वो फिर से तो रीग्रो होगा नहीं। तो देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी देयर। पत्थर उगता नहीं है फिर से। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस विच टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। एज फार एज द नंबर ऑफ रिजर्व्स जो आप बता रहे हैं उन्होंने गिनाए, तो अगर आपको मौका बोले आप ये भी पूछ लीजिए कि हरियाणा में कितने रिजर्व्स हैं, कितने सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ। दिल्ली में तो 16 भट्टी है, राजस्थान में 18-20 सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है अरावलीज में। तो जहाँ तक मुझे पता है हरियाणा में तो एक भी सेंचुरी नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, फॉर वट एवर रीजन। तो हरियाणा की सिचुएशन सबसे मतलब घातक होगी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच थिंग। तो जो वो बता रहे हैं बेसिकली कुछ नो गो एरियाज होंगे माइनिंग के जिनमें आप नहीं कर सकते, वो तो हमको भी पता है। पर जो गो एरियाज हैं, पहले देयर वाज एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन, अब वो रिस्ट्रिक्शन ओपन एरियाज जहाँ पे माइनिंग पॉसिबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। अगर एक कोर्ट ऑर्डर कहता है कि फरीदाबाद में माइनिंग नहीं होगी इन द अरावलीज, ऐसा ऑर्डर है, और अब इस ऑर्डर में कहता है कि 100 मीटर से ऊपर है तभी अरावली माना जाएगा। तो अगर आप इन दोनों ऑर्डर को साथ साथ रखेंगे तो यही माना निकलेगा कि जो 100 मीटर से ऊपर की अरावली है उसमें माइनिंग नहीं होगी फरीदाबाद में, अगर आप दोनों ऑर्डर साथ साथ पढ़ेंगे। पहला ऑर्डर शायद कहता है कि फरीदाबाद में माइनिंग नहीं होगी दूस इन द अरावलीज। दूसरा ऑर्डर कहता है कि अरावली वो इलाका है जो 100 मीटर से ऊंचा है। तो फिर आप फरीदाबाद में जाके जब आप पहला ऑर्डर इंप्लीमेंट करेंगे तो आप ढूंढेंगे कि 100 मीटर के ऊपर अरावली कौन सी है, अगर है भी कोई, उसमें माइनिंग नहीं हो सकती, बाकी एरिया में माइनिंग हो सकती है।
अब एक सवाल, कोर्ट ने ये कदम उठाया ही क्यों? भला चुपचाप शांत खड़ी अरावली से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनिए। साल 1995 में तमिलनाडु के एक जमींदार टीएन गोदावर्मन और भारत संघ का एक केस चर्चा में आया। इसमें गोदावर्मन ने कहा था कि नीलगिरी के इलाके में मौजूद जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई होती है। इस पर कोर्ट ने 1996 में फैसला दिया कि कौन सी जमीन जंगल की है और कौन सी नहीं। ये पैमाना सरकार के नोटिफिकेशन से तय नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने इस केस में अंतरिम अपील के आधार पर देश के दूसरे वन क्षेत्रों में फैसला देना जारी रखा। इसके बाद कोर्ट की ओर से कमेटी बनाकर अरावली की परिभाषा बनाने के लिए कहा गया। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज में अवैध माइनिंग को लेकर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पाया कि अलग अलग राज्यों में अरावली पहाड़ियों की पहचान करने का अपना अपना तरीका था। इससे कंफ्यूजन बढ़ रहा था। अरावली रेंज क्या है, अरावली हिल क्या है, कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन ही नहीं थी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। पर्यावरण मंत्रालय, एफएसआई, राज्य वन विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को उसमें शामिल किया गया। कोर्ट ने कहा, जाइए साइंटिफिक तौर पर जांच करिए और रिपोर्ट बनाइए और बताइए किन पहाड़ियों को अरावली माना जाए। कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नई खनन लीज इशू करने और पुरानी लीज को रिन्यू करने पर भी रोक लगा दी। राज्यों के अलावा एफएसआई भी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर जंगलों को सुरक्षित करने का जिम्मा है। एफएसआई का कहना है कि जिन पहाड़ियों का स्लोप 3 डिग्री से ज्यादा हो तो अरावली कहलाएंगी, लेकिन कमेटी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। एमओएफ ये कह रहा है कि 100 मीटर से ज्यादा जो पहाड़ी, हमारा जो पैमाना है उसमें ज्यादा पहाड़ियां कवर होंगी, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने ना कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया है, बस ये चीज कही है उन्होंने। जबकि ऐसा बोला जा रहा है कि एफएसआई का जो पैरामीटर है 3 डिग्री स्लोप वाला, उसमें ज्यादा कवर होंगी पहाड़ियां। सर, ये कंफ्यूजन जो है इसको प्लीज क्लियर कीजिए, क्योंकि एमओएफ ने कोई प्रूफ नहीं दिया है कि 100 मीटर में ज्यादा पहाड़ियां कवर होंगी। देखिए, एमओईएफ ने जो अपनी कागजात जो भी उनकी है, उन्होंने ये लिख के कहीं नहीं दिया है कि 100 मीटर में ज़्यादा पहाड़ियाँ कवर होगी। 100 मीटर में ज़्यादा पहाड़ियाँ कवर होगी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट के समक्ष 11 नवंबर को कहा। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो डेटा से बैक्ड नहीं है, और जो बातें जो खुल के आ रही हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो एफएसआई की जो अपनी रिपोर्ट थी उसे एमयूएफ ने नज़रअंदाज कर दिया, और जो इंटरनल स्टडीज़ भी एफएसआई की हुई हैं, जो अखबारों में आई हैं, उसके अनुसार भी ये जो असर्शन था उनका वो गलत है। जो फैक्ट्स उभर के आ रही हैं, जो एफएसआई ने 2011 में जो स्टडी की थी राजस्थान की, 90% ऑफ अरावलीज के 90% ज़मीन राजस्थान में ही है। 4 मिलियन हेक्टेयर उन्होंने असेस किया था। 1,19,000 पहाड़ियाँ काउंट की थी, जिसमें से उन्होंने ये बोला था कि सिर्फ 1,048 पहाड़ी 100 मीटर से ऊपर है, यानी कि करीब 1%, 1 से 1.5% पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊपर हैं। हरियाणा की पोजीशन भी अगर आप देखिएगा, दिल्ली और हरियाणा की पोजीशन देखिएगा, तो 95%, 98% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। सो ये जो असर्शन है, ये मंत्रालय ने जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सबमिट किया है वो बिना किसी भी डेटा के है। अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पर और क्या बेहतर ऑप्शंस थे जो फैसले लिए जा सकते थे? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कवि, लेखक और पत्रकार त्रिभुवन की कविता की कुछ लाइनों के साथ विराम। अरावली के आखिरी दिन ऐसा ज़रूर होगा, एक अवतारी पुरुष आएंगे, एक नबी पुकारेगा, लेकिन बात ऐसी है कि वे दोनों आईफोन पर व्यस्त होंगे। उन्हें न धनिये, न हरी मिर्च, न मेथी, न आलू, न टमाटर, न जीरे, न हरे चने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके बैग में मैकडॉनल्ड के बर्गर, मैकपैफ और साल्सा रैप होंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।